इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा अपने गुरुवर डॉक्टर कुमार पंकज को, जो किसी परिचय के अधीन नहीं, जिनसे हम सब ने सीखा है। सर, आग्रह है मंच पर आए। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त और जिनको पढ़कर सिनेमा के बारे में थोड़ा बहुत हमने सीखा, श्री विनोद अनुपम जी, आग्रह है कि आप आए। और जिनसे कल पहली बार मुलाकात हुई और पहली मुलाकात में जिनके तलफ़ुज़ का मुरीद हुआ, डॉक्टर रविकांत, आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आए। हेलो हेलो। हाँ, टेबल पे रख दीजिए। हाँ, मैं आग्रह करूंगा भावना शेखर दीदी से कि अतिथियों का सम्मान करें। हाँ, भैया तीन ही माइक है क्या? हेलो, तीन ही माइक है? ये दिया ना। श्री विनोद अनुपम जी, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म समालोचक। हमारे गुरुदेव डॉक्टर कुमार पंकज सर, डॉक्टर रविकांत जी, इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, ये मुझ पे लाजिम है कि मैं बताऊं कि यहाँ मंच पर जो तीनों बैठे हैं ये विशेषज्ञ हैं। इनको सुनकर बहुत मज़ा आने वाला है। और इस सत्र का विषय आप सबको पहले ही बता दिया कि आज़ादी के बाद का भारतीय सिनेमा। तो सबसे पहले श्री विनोद अनुपम जी और डॉक्टर कुमार पंकज सर के बारे में बताऊं। इनमें से एक शख्स वो हैं जिनको सुनकर मैंने ये सीखा कि बोला कैसे जाता है, और दूसरे वो जिनको पढ़कर ये जाना कि सिनेमा के बारे में बातें कैसे की जाती है। और डॉक्टर रविकांत जी, जिनके बारे में मैंने पहले ही कहा कि कल पहली दफ़ा इनको सुना और पहली बार में ही इनके तलफ़ुज़ का मुरीद हुआ। तो बातें करने में बहुत मज़ा आने वाला है। और बिना विलंब किए मैं सीधा विषय पर आता हूँ और विषय प्रवेश के तौर पर कुछ बातें कह दूँ जो कि सुनने वालों के लिए सुगम हो बाकी की बातों को समझना। तो सबसे पहली बात ये कि सिनेमा, जो कि खुद में एक कलात्मक विधा है, असल में कई कलात्मक विधाओं का सम्मिश्रण है। सिनेमा इज एन आर्ट इन इटसेल्फ बट इज कलेक्शन ऑफ मेनी अदर आर्ट फॉर्म्स। तो किसी सिनेमा पर बात करना एक बड़ा वृहद कार्य है। आप सिनेमा के किसी पक्ष पर बेशक बात कर सकते हैं, लेकिन सिनेमा के सभी पक्षों पर एक मुख्तसर से सेशन में बात हो जाए ये संभव नहीं है। लेकिन विषय है कि आज़ादी के बाद का भारतीय सिनेमा। तो विषय प्रवेश के तौर पर थोड़ा सा माजी की तरफ चलते हैं। इतिहास को बताऊं कि विश्व सिनेमा और भारतीय सिनेमा में बहुत अंतराल नहीं है, उनकी उम्र में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। विश्व सिनेमा 1898 से शुरू होता है, भारतीय सिनेमा 1913 से शुरू होता है। महज 15 सालों का फ़र्क है, 15-20 सालों का फ़र्क है। और आज़ादी के पहले जैसी फिल्में बनती रहीं, वो धार्मिक फिल्में ज़्यादा थीं या मिथिकल कैरेक्टर्स पे ज़्यादा थीं या धार्मिक कैरेक्टर्स पे ज़्यादा थीं। समाज के इश्यूज़ पर भी थोड़ी फिल्में बनी 30 के दशक में। लेकिन आज़ादी के बाद जो सिनेमा भारत में बना, उस पर
इटालियन नियो रियलिज्म जो कि सिनेमा के क्षेत्र का एकमात्र आंदोलन है, उसका बड़ा गहन प्रभाव पड़ा, जिसके मुख्य प्रवर्तक देसिका थे, जिन्होंने द बाइसाइकिल थीफ बनाई थी, फेलिनी और ऐसे कई इटालियन फिल्म मेकर्स जिनका प्रभाव बिमल रॉय, राज कपूर, सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक सबकी फिल्मों पर देखा जा सकता है। तो मेरा पहला सवाल कह लें या जानकारी बढ़ाने के लिए एक आग्रह, मैं डॉक्टर कुमार पंकज सर से ये जानना चाहूँगा कि सर, क्या हम आज़ादी के बाद के सिनेमा को, भारतीय सिनेमा को इटालियन न्यूरियलिज्म का इमिटेशन या नकल भर मान सकते हैं, या उसमें कुछ मौलिकता भी थी? जो सवाल आपने पूछा उसका एक ही स्पष्ट उत्तर है कि नकल नहीं थी। इसलिए भी नहीं थी कि आज़ादी के पहले अगर अछूत कन्या बनी थी तो आज़ादी के बाद सुजाता बनी थी। एक लंबी परंपरा भारतीय सिनेमा या अगर हिंदी सिनेमा के बारे में कहें तो एक चलती रही है। दूसरी चीज़ ये है कि कॉमन मैन, सामान्य जन की बात हिंदी फिल्म में बहुत ही खूबसूरती से कही जाती रही है। कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। हम पूरब हैं, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। हमें 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 देखना ये है कि आज़ादी के बाद का जो हिंदी सिनेमा है उसमें और 60s के बाद और इधर पर 90s की बात सिनेमा में वो परंपराएं चल रही हैं या नहीं। ये बहुत सुंदर बात की नकल नहीं थी, ये एक स्पष्ट उत्तर था, और मैं भी यही मानता हूँ कि महज नकल नहीं थी, और थी भी तो आर्ट अपने आप में ही नकल है, तो वो लाजिम है, वाजिब है होना। लेकिन सर, मैं एक तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद देसिका की एक फिल्म थी इटालियन में, शूशियाँ, और ठीक उसका अनुकरण करते हुए बूट पॉलिश बनाई राज कपूर ने। और ऐसी न जाने कई फिल्में थी, जैसे 2 बीघा ज़मीन, वो सीधा सीधा इमिटेशन थी द बाइसाइकिल थीफ की। मतलब कहानी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं था, ट्रीटमेंट में फ़र्क था, पृष्ठभूमि में फ़र्क था। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि उसमें मौलिकता थी, मैं सहमत हूँ। अगली बात जो आपने कही कि क्या 60 के बाद 90 के दशक में आते आते हम उन प्रवृत्तियों को सिनेमा में रख पाए या नहीं, तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा श्री विनोद अनुपम सर से कि सर, जहाँ तक मेरी जानकारी है और जो मैंने पढ़ा कि जब फिल्में बननी शुरू हुई तो ज़्यादातर फिल्में या तो साहित्यिक कृतियों पर बनती थीं, धार्मिक किरदारों पर बनती थीं, मिथकीय किरदारों पर बनती थीं, और 1913 से लेकर 1930 तक आते आते लगभग 1500 फिल्में बनी। लेकिन आर्काइव में आज एक भी वैसी फिल्म समूल पूरे तरीके से उपलब्ध नहीं है। तो क्या ये इंटेंशनल था या फिर इसके पीछे कुछ दूसरी वजह रही? देखिए, एक मैं थोड़ा सा आपकी बातों में जोड़ना चाहूँगा। एक तो ये विषय जो है ना आज़ादी के बाद का, ये कला में आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले जैसे कोई चीज़ होती नहीं है। कोई डिमांड, कोई ऐसा नहीं है कि इस 15 अगस्त 1947 के बाद चीज़ें बदल गई और 15 अगस्त 1947 के पहले कुछ और चीज़ें हो रही थी। जो काम पहले हो रहा था वही 47 के बाद भी होता रहा। जो लोग 47 के पहले काम कर रहे थे वही लोग 47 के बाद भी काम कर रहे थे। तो चीज़ें बदली नहीं। संत तुकाराम पहले भी बन रही थी, बाद में भी उस तरह की फिल्में बन रही थी। धरती के लाल पहले बनी, 2 बीघा जमीन बाद में बनी, एक 2 साल के अंतर पर। वी शांताराम पहले भी बना रहे थे, बाद में भी बना रहे थे। तो चीज़ें हम लोग इसे जो कहते हैं आज़ादी के पहले आज़ादी के बाद, ये कला में नहीं हो सकता है, संगीत में भी देखे नहीं हो सकता है, साहित्य में भी नहीं हो सकता है। यहाँ से हम चीज़ें बदल नहीं सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें लंबे समय के अंतराल के बाद जैसे जैसे भारतीय समाज बदलता गया, चीज़ें बदलती गई। कोई भी कला जो होती है वो खास करके सिनेमा, जिसमें कि कलाओं की कला है, जैसा कि आपने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि इसमें तो
सभी कलाएं हैं, साहित्य भी है, पेंटिंग भी है, संगीत भी है। तो मतलब कहीं ना कहीं एक पूरे के पूरे समाज का कोई ना कोई रूप जो है सिनेमा में दिखता है। तो जब समाज बदलेगा तो सिनेमा बदलेगा। तो आज़ादी के बाद जैसे जैसे चीज़ें बदलती गईं, सिनेमा अपने आप को बदलता चला गया। अब आपका जो सवाल था कि सिनेमा का जो शुरुआती दौर था, जब दादा साहब फाल्के फिल्में बना रहे थे, उन्होंने लगभग 125 फिल्में बनाई। 125 में लगभग सारी की सारी फिल्में धार्मिक कथाओं पर थी या फिर ऐतिहासिक चरित्रों पर थी। तो आप भी समझते हैं, सब लोग समझते हैं, इतिहास के विद्यार्थी हों या सिनेमा के विद्यार्थी हों, कि वो क्यों बनी थी। उसमें दो बातें थी। एक तो था कि कहीं ना कहीं एक जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उसमें भारतीय जो लोग हैं उनका एक मनोबल ऊंचा रहे, वो अपने आप को एक परंपरा से जोड़ सकें, कहीं ना कहीं उनका एक मेंटल बूस्टअप के लिए वो फिल्में उनको मददगार हो सके। दूसरी जो बात मैं समझता हूँ, उसका कारण ये था कि सिनेमा एक नई कला विधा थी, उसका एक्सेप्टेंस होना था। भारतीय जन नए के प्रति बहुत कम आकर्षित होता है। भारत का, यूरोप में भी कहते हैं सिनेमा जब पहली बार दिखाया गया था तो मात्र 33 लोग आए थे। तो सिनेमा को दादा साहब फाल्के के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि सिनेमा को लोगों तक पहुंचाना था। तो सिनेमा देखने के लिए तो लोग आएंगे नहीं, क्या चीज़ है सिनेमा भाई, ऐसे सिर्फ शैडो है, हम क्यों जाए सिनेमा देखने। तो सिनेमा ना देखने जाएंगे तो कृष्ण को देखने जाएंगे, राम को देखने के लिए जाएंगे, अमृत मंथन को, वो लंका दहन को देखने जाएंगे, हनुमान को देखने जाएंगे। तो उन्होंने इस तरह के कथानक चुने, इस तरह के विषय चुने कि लोग उनको देखने के लिए सिनेमा घर तक पहुँचे। और उसके बाद फिर जैसे जैसे लोग आने लगे, सिनेमा से जुड़ने लगे, सिनेमा से अटैच हुए, तो फिर कहानियाँ बढ़ती चली गई। और क्यों आखिर वो फिल्में गायब क्यों हो गई, उसमें हम लोगों को मैंने वो एक हमारी मानसिकता होती है हर बात के पीछे थोड़ा षड्यंत्र ढूंढने की। दरअसल वो हमारा नकारापन है। मैं जो मानता हूँ वो यही है, वो कोई षड्यंत्र नहीं है। उस षड्यंत्र को हमने अपना नकारापन, हम चीज़ों को के प्रति उस तरीके से संजो के रखने की हमारी आदत है। हम लोग मौखिक वाले लोग हैं। लोक कथाएं हमें याद रह गई तो याद रह गई, जो याद नहीं रही वो चली गई। आज भिखारी ठाकुर की रचना हमारे सामने मुद्रित में उपलब्ध है, तो संयोग समय रहते वो छप गई तो छप गई, नहीं छपती तो गायब हो जाती। बहुत सारी लोक गाथाएं बिहार से गायब हो गई, नहीं सुनाई देती हैं। बहुत सारे लोकगीत नहीं सुनाई देते हैं और नहीं सुनाई देंगे। अब मुश्किल से 5 साल बचे हैं, 5 साल के बाद आपको लोकगीत नहीं सुनाई देंगे, तो ये छठ के गीत नहीं सुनाई देंगे। तो ये हमारे नकारापन का वो कारण है। हमने डाक बंगला जैसी फिल्म, नेशनल अवार्ड उस फिल्म को मिला था, बिहार के लोगों ने बनाई थी, इतने बड़े पैमाने पर फिल्म बनी थी, इतनी प्रशंसित फिल्म थी, नहीं है फिल्म वो। बिल्कुल ठीक कहा सर, ये हमारा ही नकारापन है और ठीक है, इसको स्वीकार कर लेना उचित भी होगा। मैं थोड़ा सा रुख मोड़ूंगा, चूँकि विषय आज़ादी के बाद का सिनेमा है। जैसा आपने कहा कि कला में प्रवृत्तियाँ नहीं बदलती, पहले भी बन रही थी, बाद में भी बन रही थी। मैं सहमत हूँ कुछ हद तक इस बात से, कुछ हद तक असहमत भी हूँ, क्योंकि प्रवृत्तियाँ बदली तो ज़रूर, भाषा बदली। और भाषा के ही क्षेत्र में अपना ध्यान खींचते हुए आप सबका मैं डॉक्टर रविकांत से ये जानना चाहूँगा, बेहतर होगा ये कहना कि पूछना चाहूँगा कि सर, एक विद्रोह सा उठा था भारतीय सिनेमा के बनने के साथ, जिसके नायक थे श्याम नंदन कपूर, जिनका आक्षेप ये था कि जो हमारे देवी देवताओं पर फिल्में बनती हैं उसमें जो ज़ुबान इस्तेमाल होती है वो हिंदुस्तानी या उर्दू होती है। जैसे नारद को कहते दिखाया जाता है, विष्णु या इंद्र कह रहे हैं तखलिया, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये बहुत बड़ा विद्रोह चला, जिसके बाद भाषा बदली। और अब हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद जो लगातार फिल्में बनी, उसमें जो ज़ुबान ख़ास हुई या जो ज़ुबान ज़्यादा पॉपुलर हुई वो उर्दू की हुई या हिंदुस्तानी हुई, और लगातार कई दिनों तक रही। और अभी पंजाबी पॉपुलर है। तो ये ट्रांजिशन जो है, हिंदी कहीं इसमें खोती सी नज़र नहीं आती आपको? विमलेंदु जी, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन सवाल का जवाब देने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं, लोक दर्शन न्यास का। बिहार की धरती पर कुछ भी अकादमिक या सांस्कृतिक होता है, चाहे मैं उससे जुड़ा हूं या न हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
तो उसके लिए आप सबको धन्यवाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। आपका सवाल बिल्कुल उसी समय, जिस समय की बात विनोद जी कर रहे थे और धार्मिक सामाजिक फिल्मों की बात कर रहे थे, ये विवाद उठ गया था, है ना। और उसके सबसे बड़े पुरोधा, उनसे भी बड़े, एक थे रविशंकर शुक्ल, जिनके नाम पर दिल्ली में एक सड़क भी है, पंडित रविशंकर शुक्ल। हिंदी वालों सावधान नाम का उन्होंने पर्चा लिखा था। अगर उसको आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि बहुत शुक्रिया सर उनका नाम याद दिलाने के लिए। ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म क्रिटिक्स ऑफ इंडिया। विद्याचरण शुक्ल उन्हीं के खानदान के हुए, ठीक है, और बहुत कुछ समानताएं हैं उनमें, आप कह सकते हैं, ठीक है। बहरहाल ये जो सवाल, मैं हिंदी और उर्दू को अलग करके देख ही नहीं सकता सर, वो एक अलग बहस है जी, अलग बहस है, और सिनेमा की धरती पर वो अलग है ही नहीं जी। इन जबानों को आप अलगा के कैसे देखेंगे। उस समय जब विवाद हुआ तो यही हुआ जी कि भाई जब देवता नहीं बोलते थे संस्कृत, हाँ। जब संस्कृत में ही बोलते थे, देव भाषा में ही बोलते थे, जो कि सही नहीं है पूरी तरह से, हाँ। और जिसने देखा हो, उसने दर्ज किया हो तो बता दे। तो वो कि अब तो हमको हिंदी ही आती है, तो अब तो हम हिंदी में ही बोलेंगे जी। क्या शेक्सपियर के सारे नाटक सिर्फ अंग्रेजी में होंगे? ये कौन सा सवाल है? नहीं। अगर संस्कृत को हिंदी के जरिए, जो कि आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी ने अनथक परिश्रम करके हम लोग को किया, पुल बनाने का काम लगातार करते रहे, संस्कृत को हिंदी के जरिए नहीं पढ़ाया जा। हम लोग ऐसे गांव से आते हैं जहां हमारे मारसा अंग्रेजी भी मगही से पढ़ाते थे, ठीक है। तो परेशानी क्या है, मुझे आज तक ये बात समझ में परेशानी ये है सर, मैं सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन परेशानी ये है कि भाषा पर ऐसे आक्षेप का उठना आवश्यक था, क्योंकि हम अपने नायकों को या अपने धार्मिक, जिनसे हमारी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है, ठीक है, भाषा थोड़ी बदल जाए, हिंदी की भोजपुरी हो जाए, वो सब चलेगा, समझ में आता है। और आप जैसे कि नहीं देखते हैं हिंदू और उर्दू को अलग अलग, मैं भी नहीं देखता, साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते। हिंदवी मैं भी मानता हूँ, अमीर खुसरो को मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन आप समझें, एक ट्रेडिशन बताता हूँ आपको, आप तो भाषाविद हैं, आप जानते हैं कि भारवी ने जब किरात अर्जुनियम लिखी, इतनी समृद्ध भाषा रही है हमारी कि भारवी ने एक किरात नियुक्त किया कि जाओ देख कर आओ कि दुर्योधन कैसा शासन चला रहा है। जब वो लौट कर आया तो उसने कहा कि कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृतादनुआ खंडल सुनो विक्रमः तवाभिधानाद व्यथते नताननः सुदुसहान मंत्र पदादि वोरगा। उसने सिर्फ कथा प्रसंगे जनैरुदाहृतादनु अखंडल सुनो विक्रमः तवाभिधानाद, सिर्फ त और व कहा, और लिसनर ने यह समझ लिया कि तार्क्ष और वासुकी की बात हो रही है। यह समृद्ध जब भाषा जहां उपलब्ध है, वहां ऑप्शंस की क्या जरूरत है? और क्यों नहीं आप ऑप्शंस को लिमिटेड कर रहे हैं, आप उसको सीमित कर रहे हैं। जैसे ही आप हिंदी और उर्दू का विभाजन कर रहे हैं, आपने महादेश को सीमित कर दिया, उसको बांट दिया। बहरहाल हम शायद किसी दूसरी दिशा में जा रहे हैं। फिर भी मुझे ये कह रहे हैं कि आप ही चौड़े हैं, आपका दिल विशाल है, जबकि आप उसको सीमित कर रहे हैं। मैं तो उसको दोनों को मिलाने की बात कर, मैं बतौर अनुवादक भी ये बात कहना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने बैठता हूँ, तो मेरे पास शब्द संपदा जो है वो दुगनी हो जाती है। जैसे ही मैं बगैर विभाजन किए शब्द लेने लगता हूँ तमाम डिक्शनरियों से, चाहे वो मगही की हो, चाहे वो भोजपुरी की हो, चाहे उर्दू की हो, चाहे हिंदी। मैं किसी को इजाजत नहीं देता कि जो जबान मैंने सीखी है, सिनेमा से भी सीखी है, उसको आप बांटते हैं। माफ कीजिए। यहाँ बिल्कुल सही बात कही आपने और मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। लेकिन हम अगर देखें, अब ये दूसरी तरफ हम जा रहे हैं, सिनेमा से थोड़ा भटक रहे हैं, लेकिन जब बात भाषा पर आ गई जो कि सिनेमा का इंटीग्रल पार्ट है, तो कहना चाहूँगा कि आप एक प्रसिद्ध अनुवादक हैं, आप करते हैं, आपने टोरू दत्त को भी पढ़ा है, उनकी फ्रेंच पोएम्स भी पढ़ी है। एक कविता है उनकी मो पियर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि फ्लावर्स ग्रो बेस्ट इन देयर नेटिव सॉइल। ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन फूल कहीं से ले जाकर कहीं भी उगा सकते हैं, लेकिन जो देसी मिट्टी होती है, फूल सबसे सुंदर वहीं खिलते हैं, ये भी उतना ही सच है। तो इसको मानना पड़ेगा। तो खैर, ये दूसरी तरफ जा रही थी बहस, और बहुत सुंदर आपने ये बात कही कि आपने हिंदू उर्दू को अलग करके नहीं देखा, और ये विवाद उठा था, आप भी इस बात को जानते हैं। मैं एक बार सर से थोड़ी सी राय ले लूं इस विषय पर, क्योंकि भाषाविद हमारे बीच बैठे हैं, तो इनको इस विषय पर सुनना बड़ा जरूरी है। तो सर का मैं चाहूंगा कि, हालांकि बहस दूसरी तरफ जाने की प्रक्रिया में खतरा है, लेकिन मैं एक बात कहूं जी, अगर आपने सेंसर बोर्ड की एक सर्टिफिकेट को देखा हो आज से 30-40 साल पहले की फिल्मों को, तो उसमें भाषा वाला जो
पोर्शन होता था उसमें लिखा रहता था हिंदी या उर्दू, जी बाद में वो ख़त्म हो गया। लेकिन इस चीज़ को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ। 2 फिल्में हैं, मुग़ल आज़म और 14वीं का चांद। जी मुग़ल आज़म फिल्म के जो संवाद हैं वो थोड़ी शकील उर्दू, शकील का मतलब बहुत थोड़ी कठिन उर्दू में है, हाँ, खालिस उर्दू है वो। लेकिन 14वीं का चांद फिल्म मुस्लिम पृष्ठभूमि के होते हुए भी एक शब्द ऐसा नहीं है जो आम जनता की समझ में ना आए। और 14वीं का चांद फिल्म कॉमर्शियल फिल्म थी, खूब चली थी 60s में, और उसको बनाया था गुरदत्त ने। जी वही गुरदत्त जिन्होंने कागज़ के फूल बनाई थी जी और जिनकी किसी फिल्म में वो शायर की गज़ल थी कि वो सुबह कभी तो आएगी। जी हिंदी और उर्दू को बांट के आप हिंदी सिनेमा को नहीं देख सकते कभी। बिल्कुल सही बात। मैं सिर्फ एक उदाहरण देकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अगर हिंदी में बहुत सारे की जगह मैं कहूँ हज़ारों लाखों शब्द ऐसे हैं जिनका कोई पर्याय ही नहीं है। जैसे मैं 2 शब्द बताता हूँ, ईमानदार और बेईमान। संस्कृत के इतने बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, इन शब्दों की व्याप्ति का कोई पर्याय बताएं कि जो हिंदी में कहा जाए कि अमुक ईमानदार है, अमुक बेईमान है। ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट तो चल सकता है वो, लेकिन अंग्रेजी का है। हिंदी में शब्द ढूंढना बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल में। इसलिए हिंदी और उर्दू के विभाजन को आप नहीं कर सकते। नहीं सर, ये लड़ाई हमारी नहीं, उस समय के क्रिटिक्स की थी जो मैंने सबके सामने रखनी चाहिए। सर आप कुछ कह रहे थे। मेरा बस इतना कहना है कि सिनेमा जो हिंदी उर्दू की लड़ाई की बात ही नहीं यहाँ पर है। जी सिनेमा एक विजुअल मीडियम है। जी उसमें भाषा जो होती है वो चरित्र पर आधारित होती है, जो कैरेक्टर होता है उसकी भाषा होती है। यदि इंद्र बोल रहे हैं तो इंद्र कौन सी भाषा का उपयोग करते होंगे, वो भाषा बोलेंगे। बस इतनी सी यदि अकबर बोल रहे हैं तो अकबर कौन सी भाषा का उपयोग कर, जो हमारे अकबर को बहुत लोगों ने नहीं देखा है, देखा होगा, लेकिन वो उनका चित्र ही मेरे सामने है, राम का चित्र ही मेरे सामने है, इंद्र का स्वरूप ही मेरे। तो जो हमारे जनमानस में है, मैं किसी ने नहीं सुना कि इंद्र कौन सी भाषा बोलते थे। हम मानते हैं कि इंद्र ये भाषा बोलते थे, तो पर्दे पर वही भाषा सुनाई देना सही होगा, सुखद लगता है या दर्शकों को स्वीकार होगा। मेरा बस इतना ही जोड़ना था। बस चूंकि समय की सीमा है और मैं बड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ कि बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन जा रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा तो रोकना पड़ेगा, समय को भी देखना पड़ेगा। तो एक सवाल उस पर आप तीनों से टिप्पणियाँ चाहूँगा कि आपने कहा कि सिनेमा विजुअल मीडियम है, हालांकि ऑडियो विजुअल मीडियम है, हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। तो ये इसमें चूंकि भारतीय सिनेमा की बात करनी है तो सबसे जिन्हें हम दिग्गज मानते हैं और वो थे भी, सत्यजीत रे, उनके 2 ट्रायलॉजीज की बात कर लेते हैं, पाथेर पांचाली, अपराजितो, अपूर संसार, जो कि अपूर ट्रायलॉजी थी, और जो दूसरी ट्रायलॉजी थी प्रतिद्वंदी और जन अरण्य, कोलकाता ट्रायलॉजी। ये 3 ट्रायलॉजीज थी। पहले में सिटी लाइफ नहीं, ग्रामीण जीवन दिखाया गया था, दूसरे में सिटी लाइफ दिखाई गई थी, एक प्रोग्रेशन था उनका। जब पाथेर पांचाली रिलीज हुई थी तो नरगिस दत्त ने राज्यसभा में ये सवाल उठाया था कि ऐसी फिल्में क्यों बनाते हो, क्या भारत इतना गरीब है? जबकि जिस जगह का वो चित्रण कर रहे थे वो सच में उतना गरीब तो था। तो आपको क्या लगता है कि चित्रण में कभी कभी हम भावावेश में बह जाते हैं या फिर रियलिटी को डिपिक्ट करने के चक्कर में हम कहीं कहीं ओवर रियलिज्म की तरफ चले जाते हैं? ये समस्या क्या आज के फिल्म मेकर्स के साथ भी है? बस इस एक सवाल पर मैं आप तीनों से टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, हमने कौन सी कहानी ली है, कौन सी कहानी को हम किस तरह दिखाना है, मुझे ये निर्णय हमारा होता है। यदि सत्यजीत रे ने एक कहानी ली, कहानी को किस तरह से वो दर्शकों तक पहुंचाना है, ये निर्णय पूरा का पूरा, इसमें हम कुछ भी नहीं मानते हैं कि वो अतिरंजित है जी। हाँ, वो उनकी ईमानदारी है, वो किस तरीके से चीज़ें दिखा रहे हैं जी। यदि गरीब वो उनकी कहानी एक गरीब की कहानी कहती है, मैं उसके तह में जाना ही नहीं चाहता हूं कि सही में गरीब था या वो पूरी माने गरीबी की कल्पना। नहीं, सवाल यह है कि जितना गरीब दिखाया जा रहा था, क्या सच में भारत उतना ही गरीब था या कुछ ज्यादा? भारत नहीं है, वो कहानी है जी। दिक्कत ये है भारत की कहानी। हम इतिहास और सिनेमा में फर्क नहीं समझ रहे हैं। वो इतिहास नहीं है, वो एक कहानी है। अरे यदि हम वो अमीर दिखाने लगते हैं जो अतिरंजित हो तो बड़ा मजा आता है। हाँ। उतना अमीर कहाँ है भारत में?
जिसमें कि लोग हवाई जहाज से अपने घर के आंगन में उतरता है और हेलीकॉप्टर से फिर वो बाथरूम में जाता है, वो तो नहीं दिखता है भारत में। वो भी एक फिल्मकार की कल्पना है और वो हमको मुझे लगता है कि वो उसको उसी तरीके से स्वीकार करनी चाहिए। नरगिस दत्त की जो आपत्ति थी, उनकी एक राजनीतिक आपत्ति थी जी। उस समय वो सरकार ने उन्हें नॉमिनेट किया था, सरकार के प्रति उनको अपना सहानुभूति जाहिर करनी थी, तो उन्होंने ये कि भारत को बदनाम करने की कोशिश हो रही। ये सिनेमा के साथ आज भी होता है। सिनेमा में कोई बात कही जाती है तो ये लोग उसके पॉलिटिकल नजरिए से मुझे लगता है सिनेमा, आप सिनेमा के विद्यार्थी रहे हैं, सिनेमा में पटकथा सिनेमा का माई बाप है जी। पटकथा जो कहती है, जो कराती है, निर्देशक वही कहता है, करता है, वही करना चाहिए। उससे अतिरिक्त कुछ भी मुझे लगता है कि ढूंढना वो बेईमानी है सिनेमा से। जी सर, मेरा ख्याल यह है कि नरगिस दत्त को कोई अधिकार नहीं था कि वो सत्यजीत राय के ऊपर कोई टिप्पणी करें। अच्छा, क्यों? सत्यजीत राय इसलिए नहीं कि सत्यजीत राय महान फिल्म निर्माता थे। अब अगर बंगाल के अकाल पे फिल्म कोई बनाए और फिर ये कहे कि इसमें गरीबी क्यों दिखाई जा रही है, तो वहाँ क्या दिखाया जाता है? वही दिखाया जाता है कि जो जैसा कि अनुपम जी कह रहे हैं। सत्यजीत राय से शिकायत ये नहीं है कि उन्होंने गरीबी क्यों दिखाई, शिकायत उनसे ये है कि जब उन्होंने हिंदी में पदार्पण किया और शतरंज के खिलाड़ी की कहानी, प्रेमचंद की कहानी में फिल्म बनाई, तो लगाई नहीं उस फिल्म को देख के कि अवध की संस्कृति की उन्हें कोई पड़ताल उन्होंने किया, कोई पहचान उनको थी। मैं यहाँ आने से पहले लैपटॉप पे मैंने 2 फिल्में दोबारा देखी। मिर्ज़ा हादी रुस्वा के उपन्यास उमराव जान जी, जिसको मुजफ्फर अली ने बनाया था और बाद में जिसको कुछ वर्षों बाद जेपी दत्ता ने बनाया। अब आप देखिए, जैसे सत्यजीत रे को अवध की संस्कृति की पहचान नहीं थी, वैसे ही जेपी दत्ता को इतिहास की भी पहचान नहीं थी, अवध की संस्कृति की पहचान भी नहीं थी। बहुत सुंदर। अब उन्होंने जेपी दत्ता ने अपनी फिल्म में हैंड पाइप दिखा दिया है। जिस ज़माने की फिल्म उमराव जान थी, उस ज़माने में हैंड पाइप हिंदुस्तान में आया ही नहीं था। और मैंने गौर से देखा, हालांकि बहुत आपसे छिद्रान्वेषण समझें, जिस वक्त जेपी दत्ता की उमराव जान ऐश्वर्या राय जिन्होंने एक चादर खींचती हैं, तो जो गद्दा दिखाई पड़ता है वो डल्ला पर गद्दा दिखाई पड़ता है। ऐसी गलती मुजफ्फर अली कभी नहीं कर सकते थे, लेकिन ये गलती सत्यजीत रे ने भी की और ये गलती जेपी दत्ता ने भी। जी बहुत सुंदर। मैं रविकांत सर से टिप्पणी के पहले एक बात कह दूं, बड़ी रोचक बात है कि ये सच में उनकी लिमिटेशन थी। सत्यजीत रे कभी कलकत्ते से बाहर जाकर फिल्म नहीं बनाना चाहते थे। एक बड़ा रोचक प्रसंग है कि लीला मिश्रा से उन्होंने कहा कि आप कलकत्ते आइए, आपके साथ फिल्म बनाना है, तो वो भी अड़ गई कि भाई फिल्म बनानी है तो इधर आओ, मैं नहीं आ रही। वो फिल्म नहीं बनी। तो सर आपकी टिप्पणी। नहीं, मैं तो सिर्फ इशारा कर रहा था, करना चाह रहा हूँ कि सिनेमा न तो सत्यजीत रे से शुरू होता बिल्कुल है, बिल्कुल, न नरगिस दत्त पे ख़त्म होता है। ये इतना बड़ा महासागर है जी। मैं ख़ास तौर पर जी, जब भी हम अकादमिक बातें करने लगते हैं, सिर्फ न्यू रियलिस्ट सिनेमा की बात करते हैं, जबकि इतना बड़ा महासागर है। विनोद जी अभी बात कर रहे थे लोकगीतों के लुप्त होने की। अब आप सिनेमा को देखिए कि वो एक जगह है। मैं अपने विद्यार्थियों से पूछता हूँ कि तुमने होली कोई सुनी है जो तुम सुना सकते हो मुझे, ठीक है? और जब भी वो सुनाते हैं तो वो होली खेलत रघुवीरा या रंग बरसे भीगे चुनर वाली, वो सिनेमाई होली ही सुना पाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सिनेमा एक बहुत बड़ा अभिलेखागार है और वो सिनेमा लोकप्रिय सिनेमा है। बहुत सुंदर। माफ़ कीजिएगा, सत्यजीत रे को अभी भी सब नहीं देखते हैं, माफ़ कीजिएगा, ये थे सरकारी पैसा इनको मिला, इनको बहुत सारा सपोर्ट मिला, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, लेकिन लोगों ने इनको नहीं देखा बहुत ज़्यादा। तो ये समस्या है जी। एक जनतंत्र में एक समस्या है कि कौन सिनेमा किसके पैसे से किसके लिए बना रहा है, और उस सिनेमा ने अंततः किया क्या। जिस गांधी जी को सिनेमा से परेशानी थी, उनके एजेंडा को सिनेमा ने इतना आगे बढ़ाया, हिंदुस्तानी के जरिए बढ़ाया। और सिनेमा सिर्फ सिनेमा नहीं है, सिनेमा रेडियो भी है, सिनेमा इंटरमीडिया हिस्ट्री है पूरा का पूरा। सिनेमा को सिर्फ सिनेमा के जरिए नहीं समझा जा सकता। ठीक बात, बस मुक्त सर। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। और ठीक कहा सर आपने कि वो गांधी जी भी सिनेमा के खिलाफ थे, उन्होंने तो एक बार बाकायदा, प्रेमचंद जैसे साहित्यकार भी सिनेमा के खिलाफ थे। 1935 के
उस समय जो पत्रिका आती थी सुधा, उसके जुलाई अंक में आप देख सकते हैं कि प्रेमचंद ने लिखा था, वो सुरक्षित भी रखा हुआ है, कि ये यहाँ पर किसी को कला से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ व्यापार की जगह है और यहाँ पर बेकार चरित्र के लोग रहते हैं। गांधी जी ने भी कहा था कि जुआ और शराब जैसा ही व्यसन सिनेमा भी है, जिसके लिए उनको बहुत सारे पत्र लिखे गए। तो ठीक बात कही आपने कि सिनेमा अभिलेखागार है, बिना किसी शक के इस बात को मानना ही पड़ेगा कि उसने बहुत सारी चीज़ों को बचा कर रखा है। कुछ चीज़ें टूटती बिखरती भी अगर हैं तो हैं वहाँ, ये बड़ी बात है। बातें बहुत सी हैं और कई दिनों तक खिंच सकती हैं, तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ कि इस सेशन को बहुत मुख्तसर रख पा रहा हूँ समय की सीमा की वजह से। मेरे मन में बहुत सवाल हैं, चूँकि नया नया सिनेमा पढ़ा हूँ और मेरे 2 गुरु यहाँ बैठे हैं, तो उच्छृंखल हो रहा है मन मेरा, तो थोड़ी उच्छृंखलता हुई हो तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोगों की रोचकता अगर अब इस डिस्कशन में बढ़ रही थी, तो ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगली बार जब हम मिलेंगे सिनेमा के चर्चा पर, तो सेशन और बड़ा होगा, लोग और होंगे और बातें बहुत सारी होंगी। धन्यवाद। नहीं, हम कवियों को भी सुनना चाहते हैं। जी हाँ, वो तो हम उधर बैठ के सुनेंगे। अगला सत्र कवि सम्मेलन का है और उसके पहले शायद चाय पी लेना वाजिब होगा। तो धन्यवाद ज्ञापन के लिए एक अभी कर लें, बैठे सर 1 मिनट समापन से। ये 2 दिन जो बीते, साहित्य, संगीत, दर्शन सबकी चर्चा के साथ, और ये जिनकी वजह से संभव हो पाया, जिनके निर्देशन में संभव हो पाया, वो हम सब की अजीज, हम सब की मातृस्वरूपा डॉक्टर पद्मश्री उषा किरण खान है। तो मैं आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए, अपने आशीर्वचन करें और कार्यक्रम के समापन की घोषणा भी। विमलेंदु जी और आप लोग सब हमारे मंचासीन अब बैठे रहे हैं। 2 दिनों का ये कार्यक्रम और अभी जो मैं आपसे बातचीत करने आई हूँ, ये समापन नहीं है, इसके बाद कवि सम्मेलन है। लेकिन मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। 2 दिनों का जो हमारा ये लोक दर्शन का कार्यक्रम हुआ, यह समापन नहीं है, यह एक प्रस्थान बिंदु ही समझिए इसको, शुरुआत है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये लोक दर्शन न्यास जिसका नाम है, वो मैंने नहीं दिया है और नहीं ये मैंने बनाने का कोई संकल्प लिया है नए सिरे से। ये श्री रामचंद्र खान जी ने स्वयं बनाया था और मुझे लगता है कि करीब 15-20 वर्ष पहले बनाया था। उसके तहत बहुत सारे कार्यक्रम किए थे, जिनके कई भागीदार यहाँ बैठे हैं। मुझे लगता है कि आदरणीय व्यास जी, ये शिव हमारे और मणिकांत ठाकुर जी वगैरह हैं, जो उस सब में भाग ले चुके हैं पहले। कई बार वो करते रहते थे और उस मंच का नाम उन्होंने रखा था लोक दर्शन। तो ये तो जब यहाँ सेमिनार करते थे तब, लेकिन उसी बैनर के तले जो बहुत सारे उनके मित्र, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे अनिल प्रकाश जी, मदन जी, ये लोग इनकी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन ये सब उनके सहयोगी थे। जो ये लोग कहीं कभी गंडक के किनारे धरना देते पाए जाते थे, कभी बागमती किनारे। राजगोपाल जी ने आप लोगों से बताया ही कि उनके साथ पदयात्रा पर ये जाया करते थे। उस समय रिटायर नहीं किए थे तब से ही। कुछ बुकलेट भी छपे हुए हैं जिनका मैं पुनरुद्धार करके लाना चाहती हूँ लोक दर्शन के माध्यम से, लेकिन वो सब अभी नहीं कर पाई। बहुत सारी व्यस्तताएं, बहुत सारे थे, क्योंकि ठीक है कि उनकी उम्र कोई बहुत कम नहीं थी, हमारी उम्र कम नहीं है, लेकिन उनका जाना इतना अचानक हुआ कि हम लोगों ने कोई प्लान नहीं किया, कोई सामग्री बचा के या कहाँ क्या है नहीं। तो अभी तो हम लोग उसी में लगे हुए हैं, वो सब होगा। और जो सपना उनका लोक दर्शन को लेके था, जो यूं ही उनके साथ बैठने वाले, रोज़ रोज़ बैठने वाले यहाँ लोग हैं, उनको पता है कि उन लोगों से वो साझा किया करते थे
और उनको वो 2-4 प्रश्न उनके अंदर ऊपर छोड़ते रहते थे। तो वो सब जो सारे कार्यक्रम हैं उनके, उसको धीरे धीरे हम जितना कर सकेंगे अंजाम देंगे। मगर उनके जीवन का मूल क्या था, ये आप लोगों ने 2 दिनों में उनके कुछ चंद मित्रों से सुना होगा कि उनका मूल ज्ञान और दर्शन ही था। ज्ञान और दर्शन, और उसके साथ समाज की बेहद चिंता करते थे। और समाज की चिंता इतनी अधिक थी कि वो उसी की नज़र से दुनिया को देखते थे कि समाज सब बराबर कैसे होगा, सारे लोग एक जैसे कैसे होंगे। और आम तौर पे जिस तरह के वो अति धार्मिक भी थे, उतने ही जिसको आप कहिएगा जो रैशनल जिसको हम कहते हैं, उसका शब्द का हमको अनुवाद नहीं हो सकेगा, वो भी थे, वो मौलिक रूप से थे। तो हम कैसे बीच का रास्ता निकालते हुए, वो करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो लोग हमारे परिवार को जानते हैं उनको मालूम है कि हमारे सारे बच्चे, उनको कोई ख़ास न तो धार्मिक रुझान है और न ही दूसरे तरह का जो सियासी रुझान जिसको कहते हैं वो है। अगर अपने पिता का इन लोगों ने कुछ लिया है तो सिर्फ ज्ञान का रुझान। तो 2 दिनों के कार्यक्रमों में थोड़ा बहुत उसका परिचय बच्चों ने दिया, क्योंकि ये सारा प्लान हमारे बच्चे और हमारे बच्चों के साथ ही कुमार वरुण, कुमार विमलेंदु, कुमार सुधांशु, इन्हीं छोटे छोटे बच्चों ने किया है। सारा ये कार्यक्रम युवाओं का कार्यक्रम था। तो ये खान साहब की ये जो कल्पना थी और उनकी इच्छाएं रहती थी कि युवा आगे आए, युवा आगे आए, तो युवाओं ने ही जो कुछ किया है, अच्छा बुरा जैसा हुआ, आपके सामने में जो कुछ बहुत सारी गड़बड़ियाँ ही हुई हैं, ये मैं देख रही थी। और अब ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं है मुझ में, लेकिन हमारे जो ये बच्चे हैं, इन लोगों ने गड़बड़ियाँ करते करते जो कुछ संभाल लिया, ऐसा लगा। तो मैं आज समापन के समारोह में 1-2 बात कहना चाहती हूँ कि 2 तो पुरस्कार हम लोगों ने नियत किया, जो समाजशास्त्र की हिंदी के प्रति उनको, वो अंग्रेजी में एमए और अंग्रेजी के भाषा विज्ञान पढ़े हुए व्यक्ति थे, लेकिन हिंदी उनकी उतना ही प्रेम था उनको हिंदी से और अपनी मातृभाषा मैथिली से। तो अपनी मातृभाषा और हिंदी दोनों के प्रति उनको अत्यंत प्रेम होने के कारण अभी तक तो ये 2 विषय का हुआ है। अब हम बहुत ही इस बात की चिंता करते हैं कि हम अगर ढूंढने जाएं तो हमारी मातृभाषा में अभी तक इस वजन का समाजशास्त्र की पुस्तक नहीं मिलेगी। लेकिन हम देखेंगे कि आगे वो क्या करते हैं, तो हम उसके लिए भी सोचेंगे कुछ, यही क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर हमारी मातृभाषा जो अष्टम अनुसूची में है, बड़ी यशस्वी है, हिंदी से भी पहले की है, विशेष रूप से मैथिल लोगों को बड़ा गर्व है अपनी मातृभाषा की प्राचीनता पर, तो उस प्राचीन भाषा में कुछ और निकल के आएगा तो हम आगे उसे भी जोड़ेंगे। लेकिन तत्काल एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहती हूँ, और मैंने पहले अपने बच्चों के बीच में और परिवार के बीच में किया था कि मेरा एक छोटा सा, खान साहब बहुत ही अति पिछड़े हुए ग्रामीण इलाके के आदमी थे, तो एक छोटा सा हमारा जो ब्लॉक है, कीरतपुर ब्लॉक, शायद भारत में सबसे पिछड़ा ब्लॉक है कीरतपुर ब्लॉक। उस कीरतपुर ब्लॉक के अंदर जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, 2-4 स्कूल होंगे या 10 भी हो सकते हैं, हाई स्कूल, उस हाई स्कूल का जो बच्चा प्रथम किया होगा उसको हम पुरस्कार देंगे और उसके पढ़ाई का खर्चा हम +2 तक का लेंगे। जो पैसा कमाते हैं, जो बाहर नौकरी करते हैं, उनके बच्चे बाहर अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे उस कीरतपुर ब्लॉक के बच्चे
नाव पर चढ़ के उस पार जाते हैं तब हाई स्कूल में जाते हैं, क्योंकि हम कोसी तटबंध के बीच के हैं। तो कोसी नदी पार करके बच्चे जाते हैं तब स्कूल जाते हैं। उस ब्लॉक के बच्चों की में जो सबसे अधिक नंबर लाएगा, अंक लाएगा, तो उन बच्चों में से मैं जो प्रथम आया होगा, अब तो रिज़ल्ट हो गया है, आया होगा, उसकी हमने दे दी है, खबर कर दी है। हर साल उस एक बच्चे को हम देंगे, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, ये हम इनके नाम पर करेंगे। हम आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि सभी युवाओं को जोड़ें, यहाँ से लेके कीरतपुर ब्लॉक तक के युवाओं को, और कुछ जो लोक दर्शन, जो लोक का दर्शन करता है और उस दर्शन से क्या प्राप्त होता है, वहाँ का सब कुछ आगे बढ़े। वो हमने देखा है कि जहाँ आप काम करते हैं वहाँ अगर झोपड़पट्टी का शहर में बच्चा है, वो भी बच्चा आगे बढ़ गया है दूर दूर तक, तो हम देखेंगे कि हमारे कीरतपुर ब्लॉक का भी कोई बच्चा उतना ही आगे बढ़ जाए। और जो हमारे साथ हमें सिनेमा के 3 व्यक्ति बैठे हैं, हमारे साथ बैठे ये लोग देखें कि हमारे वो बच्चे सिनेमा की हर विधाओं में कोई काम करे और इनके ज़ुबान पर वो आए। ये स्थिति है। कभी ये स्थिति थी जो पथेर पंचाली की थी, ऐसी थी जब मेरे पिता वहाँ गांधी आश्रम बनाने गए थे, तो वैसी ही स्थिति उन्होंने देखी थी। और मेरे पिता वहाँ इसीलिए लोगों ने उनको रहने की जगह दी कि खाने के लिए नमक लेके गए थे झोले में। वो कर्मी का साग लोग खा रहे थे। कर्मी एक लतर होती है पानी पे, जो लगातार खाए तो वो उसका घुटना और कमर उठना बंद हो जाता है। तो कर्मी की लतर उबाल के खाते थे। और वो एक झोले में, कब पहले तो उनको देख के लोग छुप गया कि एक सफ़ेद कपड़ा पहन के आया है, ऐसा कपड़ा ही नहीं देखा था वो लोग। और जब वो लेके गए तो लोग एक तरफ, एक हाथ में बहुत सारा चावल झोले में और एक छोटे से झोले में नमक। नमक कितने दिनों के बाद वो लोग चखा। तो ऐसे स्थान का जो काफ़ी विकास हो गया अब, लेकिन ऐसे स्थान का बच्चा और आगे वहीं पर रह करके स्कूल भी अब हो गया, पढ़े और एक दिन सिनेमा में वो आए, पथेर पंचाली की तरह का सिनेमा बना सके, ये कामना हम करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद कोई शब्द नहीं है, क्योंकि आप सब खान साहब के प्यार से बंधे हुए लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद देती हूँ कि 2 दिनों तक पूरी शिद्दत से हमारे छोटे छोटे जो लड़के काम कर रहे थे, उनका उत्साह आप लोगों ने बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम। मैम ने कह दिया धन्यवाद कोई शब्द तो नहीं, लेकिन चूंकि रिवाज है, रवायत है, तो इस सत्र में जिन्होंने सहभागिता की, जिनको हमने सुना, उनको धन्यवाद कहना भी बनता है। और इस धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं भावना शेखर दीदी से आग्रह करूंगा कि आएँ और धन्यवाद ज्ञापन करें। नमस्कार। मुझे, मेरे लिए बिल्कुल अचंभा है कि विमल ने मुझे आवाज़ दी, छोटे भाई ने, और मुझे लग रहा है कि मैं क्या धन्यवाद दूँ। धन्यवाद तो मैं अपनी ओर से आप सबको करना चाहती हूँ, इस संस्था को करना चाहती हूँ। और 2 दिवसीय ये जो समारोह चला, कितना हम इसमें समृद्ध हुए। मुझे लग रहा है कि शायद पूरे पटना वासियों के लिए ये एक अद्भुत मौका था, जिसमें साहित्य, संगीत, कला, दर्शन, यानी बुद्धि के लिए, मन के लिए इतनी ज़बरदस्त और स्वास्थ्यवर्धक खुराक हमने पाई। और लग रहा है कि ये 2 दिवसीय अगर और चतुर्दिवसीय, सप्तदिवसीय हो जाता तो और भी अच्छा था, लेकिन फिर भी सबकी सीमा है। बहुत कम समय में इस कार्यक्रम को, इसके आयोजन का और इसके पूरी व्यवस्था का जिम्मा जो अध्यक्ष महोदय हमारे जो डॉक्टर अजय कुमार हैं, जिनके हाथ में तो नश्तर रहता है, लेकिन दिल उनका साहित्य से जुड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि वो इस परिवार से गत 4 दशकों से जुड़े हैं, और ये उनका जज्बा था
और छोटे भाई वरुण हैं और हमारी विमल हैं, दीदी कह ही चुकी हैं, उन सबके योगदान से हमारे पूज्य खान साहब के जो सपनों की ताबीर है वो कुछ हद तक मैं कहूँगी बहुत आंशिक रूप से यहाँ पूरी हो पाई। और ये जैसे दीदी ने कहा एक प्रस्थान बिंदु है और ये कारवां बहुत आगे जाएगा, क्योंकि हम सब इस समारोह के बाद और ज़्यादा ऊर्जास्वित और ज़्यादा उत्साहित और ज़्यादा हम लोग जिसको कहें कि लग रहा है कि हो सकता है ये। तो सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस सत्र के जो हम मंच पर हमारे आदरणीय लोग बैठे हैं विशेषज्ञ, उनका शुक्रिया। विमल तो खैर सिनेमा के माहिर हैं और जब विमल के गुरुजन यहाँ पर हों तो आप सोचिए हम लोगों के लिए कितना समृद्धशाली और सत्र रहा। इसके पहले भी दर्शन से रिलेटेड और शोभा वाला जो हमने संगीत से रिलेटेड, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए मणिंद्र जी अभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इतना सुंदर कुर्ता उनका जो है वो आकर्षित कर रहा है हमें, और उन्हीं जैसे जो विजय है और मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ। सर सिनेमा पर आज जो कुछ आरोप लग रहे हैं उसमें से प्रमुख ये है कि उसमें भाषा की जो मर्यादा है उसको पता नहीं किस दृष्टि से आप लोग एक पर भाषा किस तरह की उसमें इस्तेमाल की जाए या उसमें किस तरह के संवाद हो, उस पर आपका क्या सोचना है? एक तो मेरा प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है सर कि आज सिनेमा पर ये आरोप लग रहा है और लगातार ये आरोप लग रहा है कि उसमें मतलब जबरदस्ती के कुछ ऐसे सीन डाले जाते हैं जो कामुकता को बढ़ावा देते हैं या अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं। इस तरह के का जो सवाल है ये, इसको आप कैसे देखते हैं? शायद जिस अपेक्षा के साथ आपने सवाल पूछा है उस अपेक्षा पे मैं खरा नहीं उतर पाऊंगा, इसलिए कि मैं शुचितावादी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि सिनेमा पर जो अश्लीलता या अशुद्धि, भाषाई अशुद्धि या भाषाई अतिचार के जो ये आरोप हैं काफ़ी पुराने हैं। जैसे कि 1930 के दशक में किस हुआ करता था पर्दे पर, ठीक है। उसे बाद में हमने, चूंकि हम नए भारत का निर्माण, क्योंकि पहले ही उसी समय उस पर बैन सा लग गया, प्रतिबंध लग गया, और नए भारत का निर्माण हम जब करना चाहते थे तो हमने पूरी तरह ही बैन लगा दिया। 60 और 70 के दशक में उस पर काफ़ी डिबेट होता रहा है, खोसला कमेटी, ये वो कमेटी, और आज हम स्थिति में है कि हम उसको पचा पाने की स्थिति में है ना। और उसमें एक अतिरेक भी होता है कि जब इजाज़त मिली तो 21 चुम्बन एक साथ, है ना। तो लगा कि ये क्या हो गया, तो आप अगर बांध करके रखेंगे तो ये होगा, ठीक है, मैं ऐसा मानता हूँ। मुझे लगता है कि ये जो जैसे कि आधुनिक देशों में आमतौर पर होता है, पाश्चात्य देशों में भी होता है कि आप एडवाइजरी दे दें लोगों को और उनको निर्णय करने दें कि वो किस तरह की, आप जैसे सेक्स, वायलेंस, न्यूडिटी की एडवाइजरी। और अभी तो आप देख ही रहे हैं कि OTT के आने के बाद कोई कानून वहाँ पे काम नहीं कर रहा है, टेक्नोलॉजी आगे आगे जा रही है, कानून पीछे पीछे जा रहा है। तो आपको इतनी तेजी से चलना होगा कि आप उसको, और क्या आप लोगों को रोक सकते हैं? जिस तरह से लोग कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं टॉरेंट से, यहाँ से वहाँ से, तो अब मुझे लगता है कि एक स्वप्न है सेंसरशिप उस तरह का। दूसरा मतलब इससे जुड़ा हुआ भी सवाल है, पॉलिटिकल सेंसरशिप का सवाल भी मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और वो क्या लोग रोक पा रहे हैं? वो फिल्में जो लोग कहते हैं कि हम आपको देखने नहीं देंगे, उस पर इस तरह का कानून या उस तरह का कानून, फाइनेंशियल प्रतिबंध, तरह तरह की चीज़ें हुई, लेकिन लोग देख गए उन फिल्मों को, बल्कि उन लोगों ने भी वो फिल्में देखी जो लोग नहीं देखते। तो मुझे लगता है कि एक तो वो पब्लिसिटी का भी एक तरीका होता है, कई बार जब ये हल्ला किया जाता है। मैं, माफ़ कीजिएगा, मेरा कोई नैतिक आधार नहीं है सिनेमा को तय करने का कि उसमें ऐसा होना चाहिए। मैं कलाकारों को आज़ादी देने का पक्षधर हूं। मुझे लगता है कि कलाकार विवेकशील प्राणी होता है, काफ़ी कुछ सोच के इसी समाज से पैदा होता है, थोड़ा अलग ढंग से सोचता है, कभी कभी शौक भी करता है। सादत हसन मंटो को याद कीजिए, सादत हसन मंटो से ज़्यादा धारदार कहानियाँ किसी ने पार्टीशन को लेकर नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? इसलिए कि वो
अपने आप को प्रतिबंधित नहीं कर, सेल्फ सेंसरशिप भी एक चीज होती है, उन्होंने अपने आप को प्रतिबंधित नहीं किया, इसलिए सबसे बेहतरीन कहानी उन्होंने लिखी है ना। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत आसान है और बहुत पुराना डिबेट है और बहुत ही थोड़ा सा उबाऊ डिबेट है मेरे लिए ये। बहुत सुंदर तरीके से सर ने उत्तर दिया। नहीं, एक और किसी को अच्छा और पूछिए। सर आपने एक बात कही कि समाज में उसकी स्वीकार्यता है, क्या सर दरअसल क्या हम इस स्थिति में आज हैं, ये कहने की स्थिति में कि सही में हमारा समाज जो वो सिनेमा चल रहा है उसको स्वीकार करने की स्थिति में है? अगर स्वीकार करने की स्थिति में है तो जो पिछले दिनों जिस फिल्मों के साथ जो स्थिति हो रही है, आप पद्मावत को उठाकर देख लीजिए, साहित्यिक दृष्टि से उस दृष्टिकोण से उसका भी विश्लेषण ठीक नहीं है, लेकिन एक सिनेमा के स्तर पर जब हम देखते हैं तो उसमें मुझे कहीं कोई कमी नहीं नजर आती है और उसका विरोध आपने देख लिया। हालांकि वो बॉक्स ऑफिस पर किस तरह की का बिजनेस कर रहा है वो अलग एक सवाल है, लेकिन वो फिल्में अच्छी हैं। अभी आप पठान के साथ देख लीजिए, इसी तरह की समस्या है। तो क्या हम इस स्थिति में हैं कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा समाज उसको स्वीकार कर रहा है? जबकि जब हम ये, मुझे ठीक याद नहीं है, लेकिन गैंग्स ऑफ वसेपुर जिसमें बेहिसाब गालियां इस्तेमाल की गई है, कई ऐसे मुझे लगता है ना काउंटर डिबेट नहीं होना चाहिए। यदि सवाल जवाब का सेशन है तो सवाल जवाब भी बहुत ज्यादा बेहतर है। बस मेरा ये डिबेट नहीं होना क्या हम इस चाहिए। स्थिति में है कि उसको स्वीकार करते आप किस आपका जवाब शायद वो देना चाहते हैं। जी, मुझे लगता है कि मेरे भाई बहुत तकलीफ में है। अभी जब ये श्लीलता की बात इन्होंने कही थी तो मैंने कहा कि घर में शादी ब्याह पे विचार करो, क्योंकि इतनी भयावह स्थिति होती है शादियों में। छोड़ दीजिए, दुर्गा पूजा गया होगा, अभी फिर आएगा। दुर्गा जी की मूर्ति पे 2 आदमी नहीं होते हैं सामने पंडाल में, जहाँ ऑर्केस्ट्रा चल रहा होता है हम और आप जैसे लोग ही होते हैं, और वही सिनेमा में बनेगा। तो इसलिए जी, मुझे ये सर ने बहुत अच्छा इशू उठाया था कि कैसे भारतीय सिनेमा भारतीय लोगों के जीवन को प्रभावित करता है और एक मतलब हम लोगों की जीवन शैली जो है आज़ादी के बाद भारतीय सिनेमा को देख देख के बदली है। उस पर अगर आप 5 मिनट और बोल दें तो हम सब लोगों का हम अगर सवाल जवाब करें तो बेहतर हो, टिप्पणियों पर न जाएं। मर्डर के बाद नहीं सर, ये आप अपना सवाल बताएं, आपका सवाल क्या है वो। और नाना पाटेकर जी को जब अवार्ड मिला था बॉम्बे में, तो दूरदर्शन पर मैं देख रहा था 12 साल पहले उनके आंखों से आंसू की धारा बह रही। वो बोले मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कैसे मुझे अवार्ड मिला, क्या सेटिंग फिक्सिंग चलता है। और शेखर कपूर की जो फिल्म पानी आने वाली थी वो कब आ रही है, थोड़ा सा इसकी जानकारी। राज कपूर और लता मंगेशकर दोनों अपने क्षेत्र में, दोनों में ऐसा 36 का क्यों रिश्ता हो गया? क्या ये रहस्य मालूम है जो उन्होंने राज कपूर? मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा। जी, मैं थोड़ा यहाँ बीच में बोलना चाहूँगा। पूछने के लिए कहा था, सिनेमा के कलात्मक रूप से जुड़े अगर कोई प्रश्न हो तो आप बेशक पूछें। अब उस पे जो रेडियो पर अनु कपूर ने कोई बातें सुनाई हो उस पर आधारित प्रश्न नहीं कर सकते हम, कि कौन किसका जीजा लगता है और किसका क्या लगता है। जी, वही दे पाएंगे। और हमारे स्पेशलिस्ट भी हम चाह रहे हैं कि बहुत जी सर। मैं पूछना चाहता हूँ हिंदू देवी देवताओं पर जो मजाक होता है हिंदी सिनेमा में जी, और अभी चर्चा में चल रहा था कि उर्दू लफ्ज का इस्तेमाल हिंदी के लिए किया गया और किया गया, अगर यही आप दूसरे धर्म के देवताओं और उनके जो पूजनीय उनके खिलाफ करते हैं तो क्या होता है? तो हम ही लिबरल होने का ठेका क्या हम ही लोगों ने? सर वो क्या होगा वो हम सब चार्ली। नहीं सर, आप पाकिस्तान बन जाइए, आपको किसने रोका है? बन जाइए ना, क्या है, बन जाइए। सवाल ये नहीं, देखिए ऐसे देखिए मैं एक चीज पर सिनेमा के थ्रू बोलना चाहता हूँ। सिनेमा में एक चीज होती है आइटम नंबर, वो एक हाल की परिभाषा है जो हम सेक्सी नंबर्स को देते हैं। मेरे ख्याल से वो परिभाषा गलत है। मेरे ख्याल से हर वो चीज जो अतिरिक्त तौर पर आकर्षण की वस्तु के रूप में सिनेमा में डाली जाती है वो आइटम नंबर है, ठीक है। यानी नैरेटिव में उसकी जगह हो या न हो, फिर भी उसको अतिरिक्त
आकर्षण के रूप में डाला जाता है। उसका एक रूप सिर्फ सेक्सी नंबर हो गया। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि भजन भी सिनेमा में एक आइटम नंबर हुआ करता था। हर फिल्म में एक भजन बहुत जरूरी हर सामाजिक फिल्म में होता था। उसी तरह से जैसे कि सामाजिक फिल्म और धार्मिक फिल्म के बीच में भेद करना मुश्किल है। कण कण में व्यापे हैं राम, एक फिल्म आई थी। वो फिल्म शुरू होती है टेम्पल एंट्री को लेकर के कि कौन लोग मंदिर में जा सकते हैं, कौन नहीं जा सकते। तो एक सामाजिक समस्या भी रही है धार्मिक समस्या के बीच में। ऐसा नहीं है कि धर्म समाज से अलग है, लोग हैं तो धर्म है। समाज और सिनेमा दोनों से संवाद कर रहा है। सिनेमा समाज में और बाजार में अपने आप को बेच रहा है। हम उसको खरीदते हैं इसलिए वो चलता है। आपको वो फिल्म पसंद नहीं है तो आप नहीं देखिए। आज तक उन फिल्मों को जिन्होंने चलाया है वो सब रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, जो जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं। मैं नहीं मानता कि ऐसा है। उसमें कव्वाली के लिए भी जगह रही है, भजन के लिए भी जगह रही है, देशभक्ति के लिए। एक उदाहरण आपको देता हूँ। हमने ऑल इंडिया रेडियो पर फिल्मी गीतों को प्रतिबंधित कर दिया था नेहरू जी के ऐन नाक के नीचे केसकर युग में, ठीक है। 5 साल तक ऑल इंडिया रेडियो पर फिल्मी गीत नहीं बजे। क्या हम जानते हैं? तो क्या हुआ? रेडियो सिलोन लोगों ने लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने रेडियो सिलोन, मतलब रेडियो खरीदते थे तभी जब वो लोग कह देते थे कि हाँ इस पर रेडियो सिलोन बजेगा, तभी रेडियो खरीदते थे, ठीक है। लोगों ने प्रतिरोध किया इस नीति का और झुकना पड़ा सरकार को। झुकना इस तरह से पड़ा कि विविध भारती को सेटअप किया गया और आजकल फिल्मी गाने इतने सारे, हर चैनल पे फिल्मी गाने ही बजते हैं। ये हम सोच नहीं पाते हैं कि अगर सिनेमा नहीं होता तो रेडियो का क्या होता, ठीक है। इतने गाने, इतने भजन जो फिल्मी धुनों पर बनते हैं, लोगों से पूछिए ऐसा वो ऐसा क्यों करते हैं? उनके दिमाग में ये भेद क्यों नहीं है कि सिनेमा अपवित्र है जबकि भजन पवित्र है? मुझे ये भेद जिस दिन आप समझा देंगे मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। शुक्रिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ कहा प्रश्न और है सर, क्या पीके जैसे फिल्म को आप समर्थन देते हैं? मुझे पीके बहुत अच्छी फिल्म लगती है। अभी थोड़ी देर और मुझे ही नहीं, इस देश में अच्छे खासे लोगों को अच्छी लगी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि मुझे वो गाना सुनाई दे रहा था कभी ना जाओ छोड़कर, और अब माहौल बदलते हुए देखकर दूसरी गजल याद आ रही है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे गुरुजनों का, स्पेशलिस्ट का यहाँ रुकने के लिए, और आप सबों का भी कि आपने बहुत धैर्यपूर्वक इसको सुना। धन्यवाद। आप चाहे